तो अब तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बातें करनी, मतलब द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें सीखी। हाँ, क्या क्या देखा था हमने देखा कि देयर इज फिशन, जिसमें दो तरह के फिशन देखे हमने। बाइनरी फिशन के दो एग्जाम्पल, एक तो अमीबा जिसमें कोई प्लेन डिसाइडेड नहीं होता कहाँ से डिवाइड होनी है सेल, और लीशमैनिया में हमने देखा कि एक फ्लैजेला है, उसके दोनों साइड मतलब दो फ्लैजेला बनते हैं, तो एक तरफ एक लेटरल पार्ट पे एक फ्लैजेला, दूसरे लेटरल पार्ट पे दूसरा फ्लैजेला होगा। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन था इसमें एक सेल से एक साथ बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा, हमने देखा कि किस तरह से एक सिंगल थ्रेड, एक सिंगल फिलामेंट मल्टीपल फिलामेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर रीजेनरेशन, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम टोटिपोटेंट सेल्स बोल रहे थे, और प्लानेरिया एंड हाइड्रा में हमने देखा कि वो एक प्लानेरिया मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होकर के एवरी पार्ट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लानेरिया। बडिंग भी हमने दो तरह की देखी, एक तो यीस्ट में बडिंग देखा, जिसमें हमने देखा कि बड जो है यीस्ट में एक कई सारी बड्स बन जाती हैं, तो चेन ऑफ बड्स बनती है, दिस इज यूनिसेलुलर। और हाइड्रा जो है वो एक मल्टी सेलुलर बड बनाता है जो सब्सिक्वेंटली डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे। आज हम एक स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात पहले करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जो बहुत कम डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फंगाई, उनमें भी हम देख सकते हैं कि देयर आर सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन। कुछ पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के जिसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं से होता है। स्पोर्स एक वी कैन से एक स्पेशलाइज्ड सेल है विच विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म एक नया फंगस बना लेगी। हाँ, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ब्रेड मोल्ड का, जिसको हम राइजोपस भी कहते हैं। राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। जब हम ब्रेड को या रोटी को ऐसे ही छोड़ देते हैं एक्सपोज्ड, थोड़े टाइम के बाद में उस पर फंगस लग जाता है, तो वो फंगस कुछ इस तरह से राइजोपस ही होता है। एक्चुअली वो कैसा होता है एक बार अपन देख लेते हैं। जो हमारी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पर ये नीचे जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हाइफी। हाइफी। और ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, हाँ, इनके अंदर स्पोर्स हैं। आपकी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स। ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स which are known as स्पोरेंजिया। ये सब जो है ये है स्पोरेंजिया। प्लूरल है, सिंगुलर इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम यानी वो स्ट्रक्चर जो स्पोर्स कैरी करता है। स्पोर वो सेल है जो कि एडवर्स कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है और वेट कर सकती है फेवरेबल कंडीशंस के आने का। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब वो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म
सेल डिवीज़न करके डेवलप कर लेंगी, है ना। तो ये जो स्पोरेंजिया हैं, ये जो इतने सारे दिख रहे हैं, इन सबको स्पोरेंजिया कह रहे हैं हम। नीचे हाइफी है जो रूट्स जैसा दिख रहा है हमको। स्पोरेंजिया में स्पोर्स भरे हुए हैं, तो वी कैन से दैट स्पोरेंजिया इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड राइजोपस। राइजोपस का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उसमें, लेकिन एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक ही पेरेंट है, इसलिए हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते। और ये सब सेल्स इसमें छुपी रहती है। जब ये बर्स्ट हो जाता है, जब ये फट जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, जब मॉइस्चर कम हो जाएगा, उस समय ड्राइनेस की वजह से ये ओपन हो जाएगा, ये बाहर जाएंगे। अब ये सेल्स जो है, स्पोर्स जो है, वो उसके ऊपर एक थिक काइटिन का सेल वॉल होता है, तो उसकी वजह से जो सेलुलर मटेरियल अंदर होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। उसको बाहर होने वाले टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्टेड रहता है। और वो बहुत हाई टेम्परेचर जो कि सैंड में हो सकता है, सैंड में भी पड़ा रह सकता है। वो आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो उसके बाद कई जगह पे छोटे छोटे मशरूम्स उग जाते हैं, छोटे छोटे अम्ब्रेला जैसी चीज़ें उग जाती हैं, तो वो एक्चुअली फंगस है। हाँ, जिसको हम मशरूम कहते हैं, वो एक फंगस है एक तरह की, जो बारिश होते ही क्यों होगी, क्योंकि स्पोर पहले से पड़ा हुआ था। तो यू कैन कंसीडर स्पोर लाइक अ सीड, जैसे प्लांट के सीड्स पड़े होते हैं और बारिश होने के बाद में उग जाते हैं, वैसे ही ये भी ग्रो कर जाते हैं बारिश होने के बाद, यानी फेवरेबल कंडीशंस होने के बाद। स्पोर फॉर्मेशन एक इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो अनफेवरेबल कंडीशंस में हो रहा है। हाँ, अदरवाइज हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्योंकि वो एक्सपोज टू इन्वायरमेंट होता है। अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बना हुआ है, तो उसमें वो तो प्रोटेक्टेड रहता है, उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होने का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो जो स्पर्म्स हैं दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड, ओवा है वो भी प्रोटेक्टेड है। तो वो जब एक्सपोज होते हैं अगर वो एटमॉस्फेयर को, तो उनके ऊपर कुछ खतरा आता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह का कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं है ऊपर, तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली ऐसी कंडीशंस में होता है जो कि फेवरेबल हों, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो स्पोर फॉर्मेशन हो रही है उसमें अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये हो सकता है। तो ये हो गया राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। प्रोपेगेशन का मतलब बढ़ना है यहाँ पर। वेजिटेटिव वर्ड का क्या मतलब है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देयर आर टू वर्ड्स, वेजिटेटिव एंड द अदर इज रिप्रोडक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो हम बताएंगे कि फ्लावर है। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स होते हैं। तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए ही बना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? वही जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, यानी फ्लावर के अलावा बाकी प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, एक डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में हमें रूट मिलती है, स्टेम मिलता है, ब्रांचेस मिलती हैं और लीव्स मिलती है। ये सब क्या है? ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो वेजिटेटिव का मतलब हो गया नॉन रिप्रोडक्टिव, द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर नॉट मेड फॉर रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन करने लग जाए तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। आप इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। वेजिटेटिव पार्ट से होने वाला रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। क्लियर बात है। अगर कोई नया प्लांट किसी स्टेम से निकलना शुरू हो जाए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पोटैटो का एग्जाम्पल आपको याद है। पोटैटो में
आई ऑफ पोटैटो से ग्रीन लीव्स निकलना शुरू होती थी। और कई सारे, आप अभी भी अपने घरों में देखोगे कोई पोटैटो कई दिन तक ऐसे खुला रखा रहा, आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो वो जर्मिनेट होने लग जाएगा, उसमें जगह जगह से ग्रीन लीव्स निकलने लग जाएगी। पोटैटो का जो पार्ट हम खाते हैं वो एक्चुअली एक मॉडिफाइड स्टेम है। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ज़मीन के नीचे उगता है। तो अगर आप इसके कोई टुकड़ा काट करके या इसको पूरा का पूरा ज़मीन में गाड़ दोगे तो हो सकता है उसमें कई सारे प्लांट्स उगते दिखें थोड़े टाइम बाद आपको, आलू के। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, बिकॉज स्टेम इज़ नॉट फॉर रिप्रोडक्शन, स्टेम इज़ फॉर अदर पर्पसेस। यहाँ पर स्टेम फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। अगर रिप्रोडक्शन करता है कोई और पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन के लिए प्राइमरीली नहीं बना है, तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम प्लांट जो है उसकी लीव्स प्रोपगेशन करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। देखें, ऐसा दिखाया हुआ है। इनको हम बड बोलते हैं। साइड में नॉचेस होती हैं, इन नॉचेस में बर्ड्स उगती है। बर्ड्स आर प्लांटलेट्स, स्मॉल प्लांट्स, जो जब यहाँ से टूट के गिर जाएंगे तो मिट्टी में गिरने के बाद एक नया प्लांट इसमें से ग्रो होने लग जाएगा। ये नेचुरली हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास भी एक ब्रायोफिलम पड़ा हुआ है। हाँ, देखो, ये जो लीफ है इस पर छोटे छोटे प्लांटलेट्स उगे हुए हैं, बर्ड्स कह सकते हैं हम इनको। दिस इज नॉच। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये देखे प्रॉपरली। हाँ, इस लीफ पर खूब सारे छोटे छोटे, अभी थोड़ा सा रीफोकसिंग होगा तो प्रॉब्लम आएगी, कोई नहीं, अपन करते हैं इसको। ठीक है ना। ये जो दिख रहा है, अभी देखो, ये इसको अपन निकाल लेते हैं। ये निकल आया, ठीक है। इस प्लांट में से छोटा सा प्लांट निकल आया, इनफैक्ट 2 निकला है मेरे हाथ पे रखे हुए, ठीक है, दिखता है आपको। तो देखो इसको कि ये कैसा दिख रहा है। ना, इसको थोड़ा फोकस करता हूँ मैं। लीफ पर जगह थी इनके लगने की और मैंने उसमें से इनको निकाल लिया। ये मेरे हाथ में 2-3 आ गए, है ना। तो ये इनको हम बड्स कहते हैं जब ये उस पर लगी हुई रहती है ना। ये बड्स है। अब इसको मिट्टी में ये जब गिर जाएगा तो फिर ये एक नए प्लांट की तरह से डेवलप हो जाएगा। तो ये जो हम साइड में दिखा रहे हैं, ये चीज़, ये बड है। और जहाँ पे बड लगी हुई थी उसको हम नॉच बोलते हैं। एक ऐसी लीफ देखो जिसमें से सारे गिर चुके हैं, तो ये साइड में जो है ये नॉचेस है। दीज आर नॉचेस। नॉचेस के अलावा कहीं भी प्लांट नहीं उगेगा। प्लांटलेट केवल नॉचेस में ही उगते हैं। तो ये जो है नॉचेस में आपने देखा किस तरह से छोटी छोटी बर्ड्स उगी हुई थी जो टूट के गिर जाती है। एक्चुअली डिफ्रेंशिएटेड प्लांटलेट है, छोटा प्लांट है जो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड हो चुका है। तो देखेंगे कि ये जो ब्रायोफिलम है इसमें एक लीफ से रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। जब लीफ से रिप्रोडक्शन होगा तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। थोड़ा सा फोकस ख़राब हो गया था तो मैंने सोचा दोबारा ठीक कर दूं। तो अभी लीफ जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह से काम कर रहा है। हाँ, देखें यहाँ पे क्या चीज़ अंडरलाइन करनी है।
Buds produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants. है ना, ये वाली बात। यहाँ पे साथ में एक चीज़ और मेंशन है, उसको भी थोड़ा सा नज़र से निकाल लें। सेलेक्ट अ मनी प्लांट, कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ, कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन टू लीव्स, डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेस इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। मनी प्लांट आपने देखा ही होगा, मनी प्लांट की जो कटिंग्स होती हैं उन कटिंग्स को सिर्फ पानी में डुबा दिया जाए तो भी वो ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, कटिंग मतलब उसके स्टेम का एक पार्ट है, तो वो भी रिप्रोडक्शन करने लग गया है। हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन इस तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अच्छा, जो ब्रायोफिलम में होता हुआ हमने देखा लीफ के साथ में, उसको हम कहते हैं कि ये तो नेचुरली होने वाला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको मतलब नेचुरली होने वाला का मतलब ये हो गया कि अगर हम करवाते, अपनी तरफ से करवाते, हम कुछ आर्टिफिशियली करते तो हम कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल है। नेचुरली मतलब कि ब्रायोफिलम का ये नेचुरल प्रोसेस ही है। क्यों हो रहा है और क्या फ़ायदा इससे हो रहा है? जो नेचुरली हो रहा है तो प्लांट को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लांट को इससे दो फायदे हैं। हमको भी फ़ायदा होगा, हम अपने फ़ायदे की बात बाद में करेंगे, लेकिन प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है कि प्लांट में कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पोटेंट सीड्स नहीं होते। पोटेंट सीड होता क्या है? ऐसा सीड जो कि एक नए प्लांट को ग्रो नहीं कर सकता, उसको पोटेंट सीड बोलते हैं ना, जिसमें नए प्लांट को ग्रो करने का पोटेंशियल नहीं होता, वीक सीड है। जैसे कि आपने देखा होगा बनाना के अंदर भी कुछ सीड्स होते हैं, अगर आपने गौर किया हो तो, लेकिन वो एक नए प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते, इम्पोटेंट है वो। तो इफ़ दे आर इम्पोटेंट देन द प्लांट हैज़ टू डू समथिंग फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ऐसा ही केस है कि ब्रायोफिलम में इस तरह का पोटेंट सीड नहीं बन रहा जो कि एक नया ब्रायोफिलम बना दे, तो उसकी लीफ पर एक इस तरह के स्ट्रक्चर बड्स बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम बड वर्ड यूज़ कर रहे थे। ये बड हाइड्रा की बड से और यीस्ट की बड से अलग है। यीस्ट की बड यूनिसेलुलर बड थी, है ना। हाइड्रा की बड शुरू में मल्टी सेलुलर तो थी लेकिन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स से बनी हुई थी, वो बाद में जाकर के डिफ्रेंशिएटेड हुए थे। और जो बड हम यहाँ देख रहे हैं ब्रायोफिलम की, ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। इसमें बाकायदा हमको लीव्स दिखाई दे रही हैं जो कि बड़े होकर के फोटोसिंथेसिस करना भी शुरू कर देगी। इनफैक्ट इसी स्टेज में इनमें पिगमेंट आ चुका है, ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है हमको। ठीक है, तो बड वर्ड 3 जगह यूज़ किया हुआ है, एक यीस्ट में, एक हाइड्रा में और एक ब्रायोफिलम में। इनकी कंपैरिजन आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखें, है ना। तो फायदे की बात कर रहे थे कि फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा नंबर 1 कि ऐसे प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विच डू नॉट हैव पोटेंट सीड्स। जिनके पास पोटेंट सीड्स नहीं होते वो भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नंबर 2, ऐसे प्लांट्स जो अपने बिल्कुल पेरेंट जैसे ही बनते हैं, जब वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आ जाते हैं। हाँ, तो ये प्लांट के लिए अच्छा है कि वो किसी भी कंडीशन में, जिस कंडीशन में उनका पेरेंट प्लांट सर्वाइव कर रहा था, वो उसमें सर्वाइव करते रहेंगे। हाँ, तो वो अच्छी बात है, प्लांट के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हमारे लिए अच्छा मतलब कि हम अगर अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स उगाना चाहते हैं। डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स जब उगेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस ओनली। तो हम किसी पर्पस से एक ज़्यादा सेलेबल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स हम उगाने के लिए
अपनी तरफ से कुछ एफर्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह का प्लांट उगाएं। अगर हमें पता है कि किसी प्लांट का स्टेम की कटिंग जो है वो नया प्लांट बना देगी, तो हम ऐसे प्लांट की स्टेम कटिंग लें जिसमें हमारे डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हैं। जैसे कि एक रोज़ का प्लांट है, उसमें जो फ्लावर्स आते हैं उनकी फ्रेगरेंस बड़ी अच्छी है, उनका साइज़ और शेप बड़ा सुंदर है, वो बड़े अट्रैक्टिव है। तो उस केस में हम देखते हैं कि हम उनकी कटिंग लगा दें, यानी द पार्ट्स कट फ्रॉम द स्टेम और ब्रांचेस, वो नया प्लांट बन जाए, ग्रो कर जाए, उसमें फ्लावर्स आ जाए, है ना। तो ये कटिंग जो है वो सबसे सिंपल तरीका है, ये नंबर बढ़ाता है और डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट हमको मिलते रहते हैं, तेज़ी से नंबर बढ़ता जाता है। एक और तरीका है जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग इज़ अ काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ करके एक तीसरा ही कैरेक्टरिस्टिक लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंगो में ग्राफ्टिंग आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, जिसमें एक नीचे एक ऑलरेडी एक प्लांट है जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कुछ, एक दूसरा कट हम लेकर के आए ऑब्लिकली कट करके, और उसके ऊपर ये दूसरी एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, समझो ये एक टाइप का एक वैरायटी का मैंगो है, ये दूसरी वैरायटी का मैंगो है, दोनों को आपस में बांध दिया है। कैसे बांधा? कपड़े में मिट्टी भर के, मिट्टी को गीला करके इसके ऊपर टाइटली बांध के रख दिया, तो जिससे इसमें मॉइस्चर बना रहे। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब ये सेल डिवीज़न करेंगे तो इनके टिश्यू आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और ये अगर सक्सेसफुल हो गई तो हो सकता है तीसरी टाइप के ऐसे हमको फ्लावर्स मिल जाए जो कि डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमको मिलता हो। नीचे वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को साइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक एंड साइन एक ही प्लांट का पार्ट बन जाते हैं और फिर इनसे जो फ्लावर मिलते हैं वी कैन एक्सपेक्ट सम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम इट। देन एक और एग्जांपल है, दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग जैस्मिन में देखने को मिलता है। जैस्मिन एक इस तरह का क्लाइंबर है, यानी क्लाइंब करने वाला वीक स्टेम वाला प्लांट है, जिसके स्टेम से वीक ब्रांचेस निकलती हैं और उन वीक ब्रांचेस में प्रॉप रूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। हाँ, प्रॉप और एडवेंटिशियस, ये वो रूट्स हैं। प्रॉप रूट्स या एडवेंटिशियस रूट्स आर द रूट्स जो कि रूट की यूजुअल पोजीशन के अलावा कहीं और से उगती हैं। ऐसी रूट्स को हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं। तो ऐसी ब्रांचेस जो कि क्लोज टू द ग्राउंड है, उनको हम ज़मीन में गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, पानी वानी देते रहेंगे, फिर उन पर अपने अपने अलग अलग प्लांट्स उग जाएंगे। जब प्लांट्स उग जाएंगे तो हम उनको अलग अलग कर देंगे, काट देंगे। हाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 अलग अलग प्लांट यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको हम 3 अलग अलग जगह लगा दें। हमें वो वाला जैस्मिन का कि 3 डॉटर प्लांट्स मिल गए जो हमारी डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक था। हम ये उम्मीद करते हैं कि सेम प्लांट से अगर आया है तो क्वाइट आइडेंटिकल characteristics can be expected from these 3. Then another very important method is tissue culture. Tissue culture में हम desired agronomic characteristic तो ले ही लेते हैं, इसमें हमको ऐसे प्लांट्स, इस तरह से भी प्लांट्स ऑब्टेन हो जाते हैं जो कि एक्चुअली क्या होता है, कई बार जैसे आपने सीड सो किए और वो जर्मिनेट ही नहीं हुए। जैसे आपने 100 सीड्स सो किए, उसमें से 5-10 सीड्स उग नहीं पाए, जर्मिनेट नहीं हो पाए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको जितने सीड्स नहीं उगे उन सीड्स का लॉस हो जाएगा, उतने प्लांट्स कम मिलेंगे, उतने फ्रूट कम मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आप क्या करोगे इसमें आप टिश्यू कल्चर करोगे। आप क्या करोगे कि नए प्लांट्स बनाओगे और बने बनाए प्लांट्स को खेत में डाल दोगे।
तो प्लांट कैसे बनाए, हमने यहाँ पे बनाया एक कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में प्लांट के लिए फूड है, प्लांट के लिए वाटर है, मॉइस्चर है, एडिक्वेट टेम्परेचर है और ग्रोथ हार्मोन भी है। हाँ, एक कल्चर मीडियम बनाया और उसमें जिस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट बनाने हैं उनका एक टिश्यू ले लिया, मतलब कौन सा टिश्यू, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स ले लिए। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक, 9th क्लास में हमने सीखा था, continuously dividing cells, the cells which have the capability to divide. So they keep on dividing continuously. When you put it in meristematic cell under the influence of growth hormones, they will divide and they will make a large mass of undifferentiated continuously dividing cells. We call it callus. Once you get the callus, callus से थोड़ा 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 टिश्यू लेकर के, और जितने प्लांट्स चाहिए उतने कल्चर मीडिया बना लो आप, उतनी पेट्री डिश लेकर के या उतने टेस्ट ट्यूब्स लेकर के उसमें कल्चर मीडिया आपने बना रखा है पहले से ही, उसमें ये थोड़ा थोड़ा डाल दोगे तो उन सब में इसी तरह से सेल डिवीज़न होगा और अल्टीमेटली छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाएंगे। अब आपके पास डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वाले उतने प्लांट्स हो गए जितने आपको चाहिए थे, इनको आप किसी भी खेत में ट्रांसप्लांट कर दो। ये प्रैक्टिस जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आर्टिफिशियल मोड्स थे और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नेचुरल मोड हमने ब्रायोफिलम में देखा है। हाँ, इसके साथ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। ऑल द 6 जो आपको इसमें मोड्स दिख रहे हैं उन सब मोड्स को अच्छे से स्टडी करो, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है ना। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने फिशन से शुरू किया, सबसे पहला फिशन, आई होप आपने इतना ऑलरेडी रीड कर लिया होगा। फ्रैगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, देन बर्डिंग एंड अल्टीमेटली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे टिश्यू कल्चर का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप हर चीज़ को वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, ठीक है। इसके आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, पहले प्लांट्स में फिर ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।